हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ संख्या 9, जिसका नाम है कल और आज, जो एक कविता है और ये लिखी है नागार्जुन जी ने। नागार्जुन जी ने ये कविता लिखी है। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी बताना चाहते हैं वर्षा के आगमन से पूर्व जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ऋतुओं के बारे में इस कविता में उन्होंने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु आने से पूर्व जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें किस प्रकार का प्रकृति का परिदृश्य होता है और वर्षा आने के बाद प्रकृति में अलग अलग प्रकार के क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पहला काव्यांश हम देखते हैं। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में डूबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। इसके अर्थ देख लेते हैं। खेतीहर जो किसान है और जो खेती में काम करने वाला होता है। हताश यानी निराश। गौरैया एक चिड़िया का नाम है। पथराई कठोर या पत्थर जैसी। घनहर धान के। माटी मिट्टी। कोख गर्भ। डूबके छिपे हुए। बदरंग यानी कि अप्रिय लगने वाला, जिसका कोई रंग नहीं होता है। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, वर्षा के आगमन से पूर्व दिखाई देने वाले ग्रीष्म ऋतु के परिदृश्यों को सजीव अर्थ प्रदान किया है। कवि प्रकृति या भगवान को संबोधित करते हुए कह रहा है कि इस मनोहारी वर्षा ऋतु के आगमन से पहले भीषण गर्मी से हताश किसान खेती को सूखती देखकर तुम्हें कोस रहे थे। क्या कह रहे हैं, अभी कल तक गालियां देती। गालियां देने का अर्थ है कि कोसना, भगवान को कोसना। यदि हमारा कोई कार्य नहीं होता है तो हम किस प्रकार से क्रोधित होने लग जाते हैं, हमारा क्रोध बाहर उकड़ने लगता है, हम कहने लगते हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक। अभी कल तक गालियां देती थी, यानी अभी कल तक तुम्हें कोस रहे थे वो खेतीहर, वो किसान। तो आगे कह रहे हैं, वर्षा के आगमन की सूचना देती हुई गौरैया चिड़िया धूल में नहा रही थी। क्या कह रहे हैं कि धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड। जो गौरैया है, जो चिड़िया है, वो कल तक अभी वर्षा के आगमन की सूचना देती हुई उस पानी में नहा रही है। अभी कल तक पथराई हुई थी और कुछ दिन पहले धान उगाने वाले खेतों की मिट्टी भीषण गर्मी से सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो रही थी। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक। क्या कह रहे हैं, अभी वर्षा ऋतु के आने से पहले ग्रीष्म ऋतु की बातचीत हो रही है। तो कवि कह रहा है कि अभी कल तक, तो जब तक वर्षा नहीं हुई थी तब तक ये जो धान है इसकी मिट्टी कठोर पत्थर की तरह हो गई थी। धरती की कोख में डूबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि आज इधर से उधर फुदकते और टाटर की ध्वनि से रातों को गूंजाने वाले मेंढक धरती के भीतर छिप गए थे। आज का यह मेघों से घिरा हुआ सजल आकाश कुछ दिन ही पहले वीरान, उदास और फीका फीका दिखाई दे रहा था। यानी वर्षा ऋतु के नहीं होने से, वर्षा ऋतु जब नहीं आई थी तब तक ये जो मेंढक है ये भी अपने घरों में छिपे हुए थे और जो बादल है, जो आसमान है, वो भी पूरी तरीके से बदरंग लग रहा था, जिसका कोई रंग नहीं होता, उस प्रकार से वीरान हताश लग रहा था। किंतु वर्षा ऋतु के आते ही अब सारा परिदृश्य बदल गया है। चारों ओर शीतल सजल और मन को तरंगित करने वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मन को तरंगित यानी मन को उत्साहित करने वाले दृश्य अब चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह वर्षा ऋतु आ चुकी है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस सनी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम। क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन और दृश्यों को कवि ने सजीव रूप से चित्रित करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ऊपर ही ऊपर यानी आकाश में, तंबू यानी डेरा, चमक रही छम छम शब्द, छम छम की आवाज उत्पन्न करती हुई पावस वर्षा ऋतु। जो पावस, जिसके अंदर पानी की बहुत ज्यादा वो मात्रा हो जाती है, उसे पावस ऋतु कहते हैं। बूंद बूंदियों वर्षा की बूंदे, चालू यानी आरंभ। झिंगूर एक छोटा सा बरसाती कीट है, जो झिंगूर है, जो वर्षा ऋतु में ही आता है। शहनाई जो मुंह से बजाए जाने वाला एक बाजा है, जो झिंगूर की आवाज आपने सुनी होगी। झिंगूर कहते हैं एक काली किसारी, जो हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि काली किसारी होती है, जो वर्षा ऋतु में ही आती है और वो रात को बोलना शुरू करती है। उसकी आवाज कानों में इस प्रकार से तीखी लगती है जैसे शहनाई बज रही हो। शहनाई की आवाज एकदम तेज होती है, उसी प्रकार उस
उसकी झिंगूर की आवाज भी वैसी ही लगती है। अविराम, निरंतर यानी जो लगातार चलता रहता है। तो क्या कह रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति का सारा दृश्य, सारा जो नजारा है वो बदल जाता है। कल तक वीरान और बदरंग लगने वाले आसमान में अब बादलों के सजल तंबू बन गए, यानी जो भरे हुए बादल हैं, जो वर्षा ऋतु के बादल हैं, उन्होंने जो बदरंग आसमान था उस पर डेरा कर लिया है। सांवले सलोने मेघों ने किसानों के उदास मुखों पर मुस्कान बिखेर दिए, क्योंकि किसान को तो खुश होना ही है। उसने खेत में बीज बोए और इसी आशा से बीज बोता है कि बहुत अधिक वर्षा होगी और मेरे खेतों में फसल लहराएगी। इस वर्षा आगमन के उत्सव पर वर्षा रानी अपनी छमाछम बरसात बूंदों के पायल बजाती हुई नृत्य कर रही है। ये कवि कल्पना करते हुए बता रहा है कि ऐसा लग रहा है वर्षा ऋतु के आगमन के बाद जो छमछम करती हुई बरसात की जो बूंदें हैं, उसने ऐसा लग रहा है पैरों में पायल पहन ली है। और गर्मी के सन्नाटे भरी रातें अब झिंगुरों के अविरल झनकार से गूंज रही है। जो गर्मी में जो बिल्कुल सुनसान हो जाता है सब कुछ, गर्मी में लोग सब अपने घरों में घुस जाते हैं, सब कूलर और पंखे लगाकर बैठ जाते हैं, बाहर कोई नहीं आता है। तो उस वर्षा ऋतु में अब वो झिंगूर ने चारों तरफ का जो वातावरण है वो पूरी अपनी ध्वनि से भर दिया है। यह वैसा ही है जैसे पावस के स्वागत में सैकड़ों संगीतकार शहनाइयां बजा रहे हैं। कवि कल्पना करते हुए कह रहा है कि ये झिंगूर की ध्वनि इस प्रकार लग रही है कि जैसे बरसात का स्वागत करने के लिए सैकड़ों शहनाइयां बज रही है। और आज जोरों के फूंक पड़े, नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाभ लश्कर। कह रहे हैं जोरों से यानी ऊंची ध्वनि में, कूक पड़े यानी कि बोल पड़े, वापस लौटकर, जान यानी जीवन, धूप एक घास का नाम है जिसे हम दोप भी कहते हैं, तो घास को दोप कहा जाता है। झुलसी यानी भीषण गर्मी में जलता हुआ, शिराओं यानी कि नसें, जो शिराएं होती है हमें उसे नसें जिनसे रक्त निकलता है उन्हें कहा जाता है। ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु, लाव लश्कर, सेना, तामझाम जो अलग अलग प्रकार के जो भी कार्य किए जाते हैं, जो सेना कह सकते हैं हम एक प्रकार से। तो कह रहे हैं कवि कि वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति और जीव जगत में आए परिवर्तन को वो इस प्रकार चित्रित कर रहा है। कवि कहता है कि कल तक ग्रीष्म ऋतु से उजड़े उदास वनों में अब मोरों की मनमोहक कूके यानी ध्वनियां सुनाई दे रही है। कल तक जो खेत वीरान थे, वहां पर ग्रीष्म ऋतु से उदास वनों में जो वन थे, जो जंगल थे, वहां पर जो उदास पड़े हुए थे, जो वीरान थे, वहां अब मोरों की ध्वनियां सुनाई दे रही है। अपने प्रिय घनश्याम के आगमन आकाश में छा जाने पर मोर मस्त होकर नाच रहे हैं। अपने प्रिय घनश्याम के आकाश में नाचने पर, आकाश में छा जाने पर, घनश्याम जो श्री कृष्ण जो मोर के पंख लगाते हैं, और मोर भी है वो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो मोर को प्रिय होने के कारण वो घनश्याम को संबोधित करते हुए, घनश्याम कौन, श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आकाश में छा जाने पर अब मोर मस्त होकर नाच रहा है। जिस धूप की कोमल काया को गर्मी ने अपने तप से झुलसा दिया था, जो आकाश में जो सूरज के तेज प्रकाश के कारण से जो ताप धरती पर पड़ रहा था, जो उन धूप पर पड़ रहा था, और धूप पूरी तरीके से झुलस कर मतलब एक तरह से कहते हैं पूरी तरह मृत हो गई थी, उसमें अब अलग प्रकार की जान आ चुकी है। आज वर्षा की बूंदें पड़ते ही उसके नसों में फिर से रक्त संचार हो उठा है। धूप फिर से हरी भरी हो गई है। अपने उत्ताप से सारे जगत को तपा देने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा के आते ही अपना सारा तामझाम सहना और शस्त्र समेट कर छुपाकर खिसक गई है। जो ग्रीष्म ऋतु है उसने अपना सारा तामझाम यानी जो तेज तपती हुई धरती है, जो तेज प्रकाश है, जो पसीना है, जो सब कुछ है, जो लोगों का जो वीरान चेहरा है, आंखों में आंसू है, वो सब अपने साथ समेट कर चल रही है। वर्षा से पराजित गर्मी लज्जित होकर अब संसार से विदा हो गई है। कह रहे हैं कि अब वर्षा से लज्जित हो गई है, उसे बहुत ही लज्जा आ रही है, अपने आप पर शर्म आ रही है, और वर्षा ऋतु अपना सिर उठाए हुए चल रही है, ऐसे लग रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि इसमें ही एक और कविता आगे जोड़ दी गई है, उषा की लाली। तो उषा की लाली के भी दो जो काव्यांश है वो हम पढ़ लेते हैं। उषा की लाली में अभी से नए गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बादल छवि बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि। क्या कह रहे हैं कि पंक्तियों में उषा काल का मनोहारी चलचित्र अंकित किया है। उषा काल जो प्रातः काल है उसका दृश्य हमारे सामने रखा गया है। कवि कहता है कि अभी दिन का प्रकाश नहीं फैला है, फिर भी पर्वतों के हिम में मंडित जो चोटियां हैं, हिम यानी जो बर्फ है, वहां पर जो चोटियां हैं, उषा की लालिमा पड़ने से अभी से ही सुनहरे रंग में निखरी निखरी सी दिखाई दे रही है। निखरी निखरी
उनका जो रूप है बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही निखर कर आ रहा है। अभी प्रातःकाल हुआ ही है, अभी पूरी तरीके से चारों तरफ रोशनी नहीं हुई है, फिर भी वो जो बर्फ है उसके ऊपर जब वो प्रकाश गिर रहा है तो वहां पर जो हिम की चोटियां, जो बर्फ से ढकी चोटियां हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। आगे कह रहे हैं कि जैसे ही छोटा सूर्य आकाश में आगे बढ़ता है, प्रकृति का दृश्य एकदम से ही बदल जाता है। सूर्य के आगमन से पहले ही रोशनी हमारे पूरे वातावरण में हो जाती है, लेकिन अब जो छोटा सूर्य है वो निकल चुका है और उससे वो दृश्य है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। प्रातःकालीन इस रोमांचक दृश्य को सामने पाकर कवि आश्चर्यचकित होकर एकटक उसे देखता रहता है। आगे कह रहे हैं, डर था प्रतिपल अपरूप ये जादुई आभा, जाए न बिखर जाए न बिखर, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। क्या कह रहे हैं, प्रतिपल यानी क्षण क्षण, प्रत्येक पल के लिए अपरूप असुंदर जादुई, जादू करने वाली, आभा यानी प्रकाश, जाए ना बिखर यानी कि अदृश्य न हो जाए, हमारी आंखों से ओझल नहीं हो जाए ये इतना मनोहारी दृश्य। कवि मन ही मन डर रहा था, डर था प्रतिपल यानी मन ही मन हर क्षण के लिए कवि के हृदय में एक डर था कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य है वो कहीं अदृश्य नहीं हो जाए, यानी वो उसकी आंखों से कहीं ओझल न हो जाए। ज्यों-ज्यों सूर्य आकाश में ऊंचा उठ रहा था, उषाकालीन रंगों की छटा कम होती जा रही थी। आपने भी देखा होगा सुबह सुबह का दृश्य तो बहुत ही अच्छा होता है, जब तक सूर्य नहीं निकलता है चारों तरफ अलग ही लालिमा छाई होती है, ठंड थोड़ी थोड़ी ठंडा ठंड सा लगता है इस प्रकार। और जैसे ही सूर्य पूरी तरीके से ऊपर आ जाता है तो वो अपने प्रकाश के ताप से सभी को झुलसा रहा होता है, तो ये दृश्य कवि को नहीं देखना होता है। आगे कह रहे हैं कि उषाकालीन रंगों की छटा कम होती जा रही है, कवि नहीं चाहता कि ऐसा अनूठा यानी ऐसा अनोखा दृश्य शीघ्र ही लुप्त हो जाए। वह प्रकाश का संपूर्ण अद्भुत नजारा एक जादू के खेल जैसा लग रहा है, उसे लग रहा है कि जादू का खेल जैसा हो रहा है। कवि चाहता है कि वह दृश्य अभी और देखने को मिले, शीघ्र बिखर न जाए, यानी वो दृश्य बार बार उस दृश्य को वो देखना चाहता है। वो चाहता है कि काश ऐसा हो कि पूरे पूरे दिन ऐसा ही दृश्य मैं देखता रहूं, और वो ये दृश्य लुप्त होने देना नहीं चाहता। इस प्रकार नागार्जुन की हमने दो कविताएं पढ़ी है, कल और आज, यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो जीवन से ही इसको संबोधित किया है। और आगे हमने पढ़ा उषा की लाली। ये नागार्जुन की दो कविताएं हमने पढ़ी। धन्यवाद।